नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा की सुनवाई को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को देने और कम गंभीर मामलों की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल के गठन का फैसला किया है। चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम बंगाल गई थी और अलग अलग इलाकों का दौरा करने की रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी। टीएमसी सरकार ने इस रिपोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल भी उठाए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब कहा है कि पीएम मोदी ने उनको जाति आधारित जनगणना पर बात करने के लिए समय दे दिया है। नीतीश ने ट्वीट कर कहा कि जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने समय दिया। बता दें, इससे पहले नीतीश कुमार ने इससे पहले कहा था कि उन्होंने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया गया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि पीएम ने बिहार के मुख्यमंत्री को मिलने का समय न देकर उनका अपमान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इस देश की सभी वित्तीय मदद रोक दी है। IMF के प्रवक्ता गैरी राइस ने इसको लेकर ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि IMF अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विचारों से संचालित होता है। अफगानिस्तान को लेकर अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्पष्टता नहीं है, इसलिए वित्तीय मदद रोक दी गई। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल हवाई अड्डे पर देश छोड़ने के लिए तैयार बैठे लोगों की भीड़ बनी हुई है। इस बीच तालिबान के अधिकारी के मुताबिक हवाई अड्डे पर अभी तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें कुछ गोली लगने से मारे गए हैं तो कुछ भगदड़ में। इसके अलावा तालिबान ने हवाई अड्डे पर बैठे लोगों से कहा कि वो वापस अपने घर लौट जाएं। तालिबान उनको एयरपोर्ट पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अफगानिस्तान में बदले हालात के बीच मुल्क छोड़ने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी सामने आए हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी चुप्पी तोड़ी है और मुल्क को छोड़ने की वजह भी बताई है। बुधवार रात को UAE ने जब इस बात की पुष्टि की कि गनी और उनका परिवार उनके मुल्क में है, उसके बाद गनी ने वीडियो संदेश जारी किया। UAE ने कहा कि गनी और उनके परिवार को मानवीय आधार पर यहां आने की इजाज़त दी गई है। गनी ने कहा कि अगर वे मुल्क नहीं छोड़ते तो हालात बदतर हो सकते थे और उनका निर्वासित रहने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह घर वापसी के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अभी वहां से बाहर हैं, इस वजह से ही खून खराबा और अफरा तफरी का माहौल रुका हुआ है। अशरफ गनी को हटाकर देश की सत्ता को अपने हाथ में लेने वाले तालिबान ने भारत के साथ आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। तालिबान ने बीते रविवार को काबुल पर अपने कब्जे के बाद से ही आयात निर्यात रोका हुआ है और इस वजह से वहां के साथ ही यहां के व्यापारी भी परेशान हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डॉक्टर अजय साहे ने कहा कि तालिबान ने पाकिस्तान के रास्तों से आने वाले माल की आवाजाही पर रोक लगा दी है और इस वजह से वहां से होने वाला आयात बंद हो गया है। उन्होंने ANI से कहा कि हालात पर लगातार पैनी नज़र रखी जा रही है। अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स के साथ ही हौजरी व्यवसाय से जुड़ा माल भारत आता है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि भारत अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं पर बहुत सावधानी से नज़र बनाए हुए है और अभी भी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर फोकस कर रहा है। ये पूछे जाने पर कि भारत तालिबान नेतृत्व के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इस पर उन्होंने कहा कि ये अभी शुरुआती दिन हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने इस बात पर सीधे टिप्पणी नहीं की कि भारत तालिबान के संपर्क में है या नहीं। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत अफगानिस्तान में अपना निवेश और काम जारी रखेगा, मंत्री ने कहा कि अफगान लोगों के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध जारी हैं। केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार की नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर पर की गई टिप्पणी के बाद विवाद हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कहा कि टैगोर की मां उनके साथ भेदभाव करती थी क्योंकि वो गोरे नहीं थे। केंद्रीय मंत्री बोले कि टैगोर की मां और बाकी अन्य रिश्तेदार भी उनको गोद नहीं लेते थे क्योंकि वो सामने थे, जिसके बाद उनकी इस टिप्पणी पर विरोध हो रहा है। गैस सिलेंडर के दाम अगस्त में फिर 25 रुपये बढ़े हैं। मार्च 2014 में जिस रसोई गैस का दाम दिल्ली में 410 रुपये था, वह अब 859 रुपये यानी दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है। गैस इतनी महंगी होने के बाद भी इसके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। रुकने या कम होने का तो सवाल ही नहीं।
बुधवार को जब 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़े तो समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधा। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने दाम बढ़ाकर लोगों के घर के चूल्हे बुझा दिए हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्झोला योजना कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन 8 जजों के नाम का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है जिन्हें इस शीर्ष अदालत में जस्टिस के पद पर नियुक्त किया जाना है। सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने इन नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। जिन जजों के नाम की सिफारिश की गई है उनमें से 4 जज हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं। इनमें कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ, सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमा कोहली शामिल हैं। भारत में एक दिन में 36,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 530 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामले 3,64,000 के पार हो गए हैं। वहीं अकेले केरल में 21,000 से अधिक केस मिले हैं और 179 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।